जब भी रावण की लंका की बात होती है तो दिमाग में बस एक ही नाम आता है ना? श्रीलंका। भाई भारत के दक्षिणी कोने के ठीक पास है। नाम भी देखिए कितना मिलता जुलता है। और किस्से कहानियों में भी तो हमने यही सुना है। तो ये मान लेना बहुत आसान है, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सदियों पुरानी मान्यता असल में गलत हो? क्या हो अगर पुराने जमाने की एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और खुद रामायण के शब्द हमें किसी ऐसी खोई हुई दुनिया का रास्ता दिखा रहे हों जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं? और देखिए, हमारी पूरी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। एक तरफ है वो विश्वास जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, और दूसरी तरफ है पुराने ग्रंथों के ठोस खगोलीय आंकड़े जो कहते हैं कि लंका तो ठीक भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर थी। अब ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये तो दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो सवाल ये है कि अगर रावण की लंका श्रीलंका नहीं थी, तो फिर आखिर वो थी कहां? तो चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आइए एक जासूस की तरह सोचते हैं और सुरागों के लिए पुराने ग्रंथों के पन्ने पलटते हैं। इस पूरी पहेली का पहला और शायद सबसे बड़ा सुराग एक शब्द में छुपा है, निरक्ष। सूर्य सिद्धांत जैसे पुराने खगोलीय ग्रंथों में ये शब्द लंका के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसका सीधा मतलब है बिना लैटिट्यूड के। ये कोई अंदाजा नहीं था, ये उस समय की एक बहुत ही सटीक एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशन थी। मतलब पुराने खगोलविदों के लिए लंका भूमध्य रेखा पर ही थी, बात खत्म। और सुनिए, लंका सिर्फ कोई द्वीप नहीं था, वो प्राचीन भारतीय दुनिया का सेंटर पॉइंट था। उनका ग्रीनिच, ये वो जगह थी जो 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर थी, जहां से समय और दूरी सब कुछ मापा जाता था। और देखिए, इस लाइन पर कुरुक्षेत्र और उज्जैन जैसे असली शहर भी थे। इससे पता चलता है कि लंका की लोकेशन को भी उतना ही असली माना जाता था। और यहीं पर मामला एकदम पेचीदा हो जाता है। अगर आज के मैप पर उज्जैन से सीधी एक लाइन दक्षिण की तरफ खींची जाए ठीक इक्वेटर तक, तो कहां पहुंचेंगे? श्रीलंका? बिल्कुल नहीं। असल में श्रीलंका तो उस लाइन से काफी डिग्री पूरब में है और इक्वेटर से भी अच्छा खासा उत्तर में। मतलब ये कोऑर्डिनेट्स तो दूर दूर तक मैच नहीं हो रहे। ठीक है, तो खगोल विज्ञान के सितारे तो एक कहानी बता रहे हैं, लेकिन क्या रामायण खुद हमें कोई जवाब देती है? चलिए अब सीधा महाकाव्य के अंदर ही चलते हैं। और यहाँ एक और बड़ा कंफ्यूजन सामने आता है। जब सुग्रीव अपनी वानर सेना को सीता जी को खोजने के लिए भेजते हैं, तो वो दक्षिण जाने वाली टुकड़ी को दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य दिशा में जाने को कहते हैं। इतना ही नहीं, रावण और उसके लोगों को भी नैऋत्य कहा गया है, मतलब दक्षिण पश्चिम के लोग। लेकिन श्रीलंका तो भारत के दक्षिण पूर्व में है। दिशा तो पूरी की पूरी ही गलत है। लेकिन रामायण में एक और भी गहरा और शायद इस पूरी गुत्थी का सबसे जरूरी सुराग छिपा है, और वो है एक तारा, अगस्त्य तारा, जिसे आज हम कनोपस के नाम से जानते हैं। रामायण में सुग्रीव खोज दल को बताते हैं कि अगस्त्य तारा उन्हें तभी दिखाई देगा जब वो भारत की जमीन के बिल्कुल आखिरी दक्षिणी छोर पर पहुंच जाएंगे। अब जरा इसका मतलब समझिए। इसका मतलब यह है कि उस जमाने में अगस्त्य तारा आसमान में लगभग एक जगह रुका रहता था, ठीक वैसे ही जैसे आज ध्रुव तारा उत्तरी आसमान में रहता है, और वह सिर्फ भारत के बिल्कुल दक्षिणी सिरे से ही दिखता था। ये एक बहुत ही खास खगोलीय निर्देश है। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये होता है पृथ्वी की धुरी के धीमे धीमे डगमगाने की वजह से, जिसे एक्सियल प्रेसेशन कहते हैं। जैसे एक घूमता हुआ लट्टू जब धीमा होता है तो कैसे लड़खड़ाता है, पृथ्वी भी हजारों सालों में ठीक वैसा ही करती है। और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस बताती हैं कि अगस्त्य तारा उस खास जगह पर सिर्फ और सिर्फ लगभग 12,000 ईसा पूर्व में ही था। ये एक ऑब्जर्वेशन रामायण की घटनाओं को आज से लगभग 14,000 साल पहले के समय में ले जाती है। तो अगर हम 14,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो हमें यह भी पूछना होगा कि भाई उस समय दुनिया का नक्शा दिखता कैसा था? इसका जवाब इस एक सीधे साधे नंबर में छिपा है, -120 मीटर। जी हां, पिछले आइस एज के दौरान दुनिया भर में समुद्र का लेवल आज के मुकाबले लगभग 120 मीटर नीचे था। और इसके जो नतीजे थे वो हैरान करने वाले थे। भारत और श्रीलंका के बीच कोई समुद्र था ही नहीं, वो जमीन से जुड़े हुए थे। भारत का किनारा आज से कहीं ज्यादा दक्षिण तक था, और सबसे जरूरी बात, इक्वेटर के पास एक बहुत बड़ा जमीनी टुकड़ा मौजूद था जो आज पूरी तरह से पानी के नीचे है। मतलब जियोलॉजी हमें बता रही है कि उस वक्त भूमध्य रेखा पर सच में एक जमीन मौजूद थी। चलिए अब समय में थोड़ा आगे आते हैं और देखते हैं कि रामायण के कई सौ साल बाद के लेखकों ने लंका को कैसे याद रखा। और यहां हमें एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न मिलता है।
सदियों तक भारत के क्लासिकल लिटरेचर में लंका और सिंघल द्वीप यानी आज का श्रीलंका, इन दोनों को हमेशा दो अलग-अलग जगहों के तौर पर ही बताया गया। मिसाल के तौर पर 9वीं सदी के कवि मुरारी लिखते हैं कि भगवान राम लंका से निकलने के बाद सिंघल द्वीप के ऊपर से उड़े थे, यानी दो अलग-अलग जगहें। राजशेखर तो और भी साफ साफ लिखते हैं। वो रावण का ही एक कोट बताते हैं कि लंका सिंघल के भी दक्षिण में है। यहां तक कि श्रीमद् भागवतम और अगस्त्य की यात्राओं जैसी ग्रंथों में भी दोनों को अलग-अलग द्वीप की लिस्ट में रखा गया है। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एक और मजेदार बात, ऐसा लगता है कि महाभारत के समय तक रावण की लंका की असली जगह की यादें पहले से ही धुंधली पड़ने लगी थीं। महाभारत में विभीषण का जिक्र तो है, लेकिन लंका ठीक कहाँ थी ये साफ नहीं है। और ये बात इस थ्योरी से बिल्कुल मेल खाती है कि अगर असली जगह महाभारत से हजारों साल पहले ही समुद्र में डूब गई हो। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है कि इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ा जाए और देखा जाए कि ये हमें आखिर किस नतीजे पर पहुंचाते हैं। मामला काफी हद तक साफ है। खगोलीय सबूत लंका को इक्वेटर पर रखते हैं। रामायण की बताई दिशा दक्षिण पश्चिम है, ना कि दक्षिण पूर्व। जियोलॉजी हमें बताती है कि लगभग 14,000 साल पहले इक्वेटर पर एक जमीन थी, और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स सदियों तक लंका और सिंघल को अलग अलग मानते रहे। ये सारे के सारे सबूत आधुनिक श्रीलंका से दूर किसी और ही जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सच कहूं तो एक हैरान कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। रावण की वो सोने की लंका, चाहे वो कहीं भी रही हो, एक बात तो साफ है, सबूत ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो वहां तो नहीं थी जहां हम आज तक उसे ढूंढते रहे हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि असली लंका आज भी समंदर की गहराइयों में कहीं छिपी हो, लहरों के नीचे अपने राज खोले जाने का इंतजार कर रही हो?